वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर हम आपको राइजिंग पाकिस्तान में वेलकम करते हैं और इस वक्त टाइम है जी आपके और हमारे फेवरेट सेगमेंट का, जो है हमारा सोशल मीडिया का सेगमेंट। तो चलिए सिलसिला शुरू करें। सबसे पहले जी हम तस्वीरों की तरफ जाएंगे और हमें सबसे पहले जो तस्वीरें भेजी हैं वो भेजी हैं ताहिर सुल्तान ने कोट हयात खान से। आइए देखते हैं। लो जी, कोट हयात खान वालों की एंट्री हो गई है राइजिंग पाकिस्तान में। ओहो, ये तो बहुत ही उदास किस्म के, ये कुछ वो ऐसे जैसे नहीं, अब खुश हो गए। आसिफ साहब की जिंदगी में हरियाली आ चुकी है। वाह जी वाह, शबनम के कतरे फूल भी आ गए हैं। ये फूल ही है ना? फूल फूल ही है ना? फूल। फातिमा तुम ऐनक लगवाओ। अब आ गए, अब बहुत खूबसूरत भी, वेरी नाइस आसिफ, शाबाश। देखें सुबह सुबह ठंडी ठंडी ग्रीनरी देख के गर्मी का असर कुछ कम लग रहा है जी। उसके बाद उसामा खलील ने हमें तस्वीरें भेजी हैं कलर सैयदा से। आइए देखते हैं। लो जी, उसामा की जिंदगी में भी काफी उदासी सी लग रही है। हैं जी, कलर सईदा वाले जरा मुतवज्जे हो। हो ये उसामा का बिल्ला जो है जी, इसका बड़ा सीन है। सनराइज पे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला हुआ है। इसका इस बबलू का नाम तो आप बताएं। बबलू मैंने नाम रखा। बबलू है भी कोई बबलू। ये वैसे बड़ा क्या नाम है जी? रोमियो नाम है जी। उसने लिखा हुआ है। ये आमना हमें पूरे डिटेल नहीं बताती। हाँ, आमना को जुर्माना और साथ ही रोमियो को हम वेलकम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान। उसके बाद हमें मोहम्मद वकास ने हरीपुर से तस्वीरें भेजी हैं। आइए देखते हैं। लो जी, हरीपुर से ये लीची है। ये लीची नहीं, टमाटर है ये। जी नहीं, देखा अल्लाह का शुक्र है, आज मैंने सही बता दिया। इस पे भी लिखा नहीं, अंगूर है। नाशपाती लग रही है मुझे वैसे। नहीं, अब ये बताइए क्या है? लीची। ये तो भाई बहुत दूर है मेरे लिए। लीची कहीं दूर से शॉट लग रहा है मुझे। नहीं पता नहीं, कह रही पता नहीं। आगे चलते। लीची है जी, लीची है। वाह जी वाह, बहुत जरा ग्रीन थी और अब पक गई है। ये पक गई है। लीची के गुच्छे आय हाय हाय, ठंडी ठंडी करके। लीची रब का एक बहुत ही हसीन तोहफा है इंसान के लिए, जिसको लीची कहते हैं। कि ऊपर से आप देखें कितना ड्राई खुश्क सख्त छिलका, और जो ही आप उसे खोलते हैं अंदर से ऐसा नरम खूबसूरत और मीठा जायका, और कितना यूनिक मीठा जायका। बिल्कुल, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, इसके बाद हमें हामिद महबूब ने तस्वीरें भेजी हैं पंजाब अलीपुर से। आइए देखते हैं। लो जी, हामिद अलीपुर से। अरे वाह 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 भाई, यहाँ तो ये तो कश्ती का कोई लुत्फ उठाने का दिल कर रहा है ना जी। ब्यूटीफुल। ये पंजनद से जनाब, पंजनद से उन्होंने भेजा, पंजाब अलीपुर से। अच्छा, नहीं वो कह रहे हैं कि वो पंजनद है। अच्छा, वो अगेन आमना को जुर्माना जी कि उसने पंजनद को पंजाब लिख दिया। लो जी लो, वेरी गुड। इनका नाम है अहमद ना? हामिद महबूब। हामिद, थैंक यू वेरी मच। बड़ी अच्छी तस्वीरें आपकी। अच्छा जी, इसके बाद हमें शबनम राना ने तस्वीरें भेजी हैं डिस्ट्रिक्ट खुशाब से। आइए देखते हैं। लो जी, शबनम की एंट्री हो चुकी है। ये वो आइसक्रीम की मशीन है जिसका मैं फैन हूँ, जिसके जो फातिमा के घर पे है। इसके ससुर जो है इस पे आम की आइसक्रीम बनाते हैं, और वो आइसक्रीम आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कभी हम तक नहीं पहुंची। मैं यहाँ पे कैसे लेकर आऊँ, मेल्ट हो जाएगी। देखिए उन्होंने आपको खिला भी दी है। ये किसकी आइसक्रीम है? ये पिस्ताशियो की आइसक्रीम है। पिस्ते की आइसक्रीम है। ये वाली अच्छी लग रही है। नहीं, ये मुझे नहीं लग रहा कि उस मशीन ये उससे नहीं बनी है ना। ये थोड़ी चीटिंग हो गई। चीटिंग हो गई है। ये वो मशीन है जी जो हमारे घर में बचपन में हुआ करती थी, और मेरे वालिद साहब इसमें आमों की आइसक्रीम बनाया करते थे। तो थैंक यू वेरी मच शबनम, जीत गई हैं आप, जबरदस्त जी। उसके बाद हमें मोहम्मद जुबैर मुनीर ने तस्वीरें भेजी हैं समा सट्टा से। आइए देखते हैं। समा सट्टा से जुबैर मुनीर, जबरदस्त भी सनसेट हो रहा है, खूबसूरत खेतों। आप देखें हमारे जो खेतों की तस्वीर की क्वालिटी बड़ी जबरदस्त होगी, बड़ी आर्टिस्टिक तस्वीरें लेते हैं ना जुबैर। वेरी गुड, बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन है। ये देखें जनाब, वेरी नाइस वेरी नाइस। समा सट्टा की एंट्री हो चुकी है। नाइस पिक्चर जुबैर, थैंक यू। उसके बाद हमें मदीना गुल ने तस्वीरें भेजी हैं, लेकिन उन्होंने बताया नहीं है कि वो कहाँ से भेजी है। उन्होंने हमें ड्राइंग्स भेजी हैं। लो जी, ड्राइंग्स की एंट्री होगी। वाह जी वाह, तितली भी है, फूल भी है, प्यारे प्यारे पत्ते भी हैं। वेरी गुड। ओए, ये तो मदीना गुल लग रहा है कि खुद बैठी हुई है, तितलियों के साथ गुफ्तगू चल रही है, कुछ जरूरी उमूर पे तबादला ख्याल हो रहा है। अच्छा जी, अब तस्वीरों का सिलसिला ख़त्म हुआ और हम चलते हैं अपने मैसेजेस की तरफ। नफीस अहमद ने हमें कराची से मैसेज किया, गुजारिश है तौसीक साहब बिरयानी, फातिमा साहिबा कढ़ाई गोश्त और रुशना साहिबा शामी कबाब कुर्बानी के गोश्त से बनाकर ईद के दूसरे दिन हम नाजरीन के लिए स्टूडियो में लेकर आए। तो हम नाजरीन भी शरीक होंगे आपकी दावत में। अच्छा जी। मैंने कहा कि ये लेके आए
और मैं कराची से मजेदार ये लेकर निहारी बना आऊंगी। के भिजवा रहा हूँ। ये मुझे लगता है पूरा मैसेज गड़बड़ नहीं हो पढ़ा गई। तुमने ना। नहीं ये उन्होंने, मुझे लगता है कि उसने चीटिंग कर, आमना निदर भी चीटिंग कर दी है हाँ, कोई। नफीस साहब ने तो गलत जरूर हो। ऑफर की होगी। नफीस भाई थैंक यू वेरी मच। जो आने वाली ईद है आपको बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ईद की खुशियाँ जो हैं वो दोबाला हों। ईद के हवाले से आपने पूछा ही, तो मैं आपको बतलाता चलूँ कि ईद के पहले दोनों तीनों दिन पाकिस्तान टेलीविज़न PTV होम आपके लिए खुसूसी नशरियात का एहतमाम कर रहा है, यानी कि जुमेरात जुम्मा हफ्ता। और तो इसलिए जुमेरात जुम्मे को हमारा राइजिंग पाकिस्तान भी लाइव आपके लिए नशर नहीं होगा। हम भी घर बैठ के ईद बनाएंगे और आपको याद करेंगे। आपने भी कुछ अच्छी सी डिश बनानी है, लेकिन अपनी जो ईद की डिशेज़ हैं उनकी तस्वीर लेके आपने हमारे सोशल मीडिया, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर भिजवानी है कि आपने क्या पकाया, क्या खाया, और ध्यान से खाना है। वो डॉक्टर नौशीन आई थी ना, बिल्कुल, जो उन्होंने जो कहा था वो याद रखना है साथ हाँ, में कि लेकिन गोश्त उनको के फिर साथ जरा एक दिन बुलाते हैं बिल्कुल और जरा उनसे जरा पता भी करवाते हैं कि गोश्त वोश्त को कैसे हमने इस्तेमाल करना है। बिल्कुल वो जरूरी थोड़े है। ध्यान से। लेकिन ईद के दोनों दिन राइजिंग पाकिस्तान नहीं होगा, हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन आप देखेंगे। बिल्कुल। अच्छा जी, उसके बाद रेहाना ने हमें चक बेली से भेजा है और वो कहती हैं राइजिंग पाकिस्तान वीकेंड पर पेश किया जाने वाले प्रोग्राम मनबा सिस्टर्स को खूब एंजॉय किया। खूबसूरत मौसम में राइजिंग पाकिस्तान देखने का लुत्फ ही और था। बिल्कुल जी, मनवा सिस्टर्स का बहुत ही सुपर हिट एपिसोड गया, बहुत उसका हमें रिस्पांस मिला है एंड ऑल थ्री ऑफ देम आर ब्रिलियंट। बिल्कुल जी। उसके बाद हमें ज़ुबैर अहमद ने मैसेज किया है तौसीक भक्कर से और वो कहते हैं आदाब सर, एनर्जी से भरपूर हफ्ता फिर से लाने पर आपका शुक्रिया। आज का सुहाना मौसम में राइजिंग पाकिस्तान की टीम ने क्या नाश्ता करना है ज़रा वो बता दें। वाकई आज का मौसम सुहाना इस एंड पे तो है इस्लामाबाद के, लेकिन आपके यहाँ पता नहीं, हो सकता है तपती तेज धूप और गर्मी पड़ रही है और सब कह रहे हो कि ये कौन सा सुहाना मौसम है। भाई किधर है सुहाना मौसम? ये इस्लामाबाद में पिंडी में बारिश हुई और मौसम बहुत बेहतर हो गया, बहुत खूबसूरत हो गया। आज क्या नाश्ता है जी? हाँ जी राशिद, क्या नाश्ते में आज? वो पूछ टींडे, टींडे की भुजिया है जी आज नाश्ते में। मुझे तो टींडे बहुत पसंद है। मुझे भी पसंद है, मुझे सब्जियां बहुत नहीं, पसंद आपने ये जितनी मसनूई हंसी हंसी है हमें समझ लेकिन आ गई। मुझे टींडे पसंद है मगर नाश्ते में नहीं पसंद है। हाँ, अब ये तो नहीं है। हाँ ऐसे नहीं करा करो, प्लीज 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 आगे चलते हैं। अच्छा जी, हुसैन दाहा ने हमें मुजफ्फरगढ़ से कहा है और वो कहते हैं गुड मॉर्निंग तौसीक सर, बाजी फातिमा अल्लाह आपको बहुत खुश रखे सर, हमारे मुजफ्फरगढ़ में बहुत गर्मी है। ओहो, हमने आज सुबह आपसे यही पूछा था ओपनिंग में कि कहाँ कहाँ बारिश हुई। गर्मी, भाई मुजफ्फरगढ़ की गर्मी तो वाकई बहुत ज़्यादा है, बहुत मशहूर है। और आपको मैं बताऊं, आज से 3-4 साल पहले मुजफ्फरगढ़ में गर्मी के तपती दोपहरों में मुझे 4-5 दिन गुजारने का इत्तेफाक हुआ और वाकई आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसी तपिश, ऐसी गर्मी, यादगार गर्मी मैंने एंजॉय की। क्योंकि एंजॉय इसलिए कि फिर आपके पास एक वक्त आता है आप कहते हैं अच्छा अब एंजॉयमेंट के अलावा और कोई चारा है ही नहीं, क्योंकि हम उसका कुछ कर नहीं सकते हैं ना। एग्जैक्टली। कोई और मैसेज है या जल्दी से हम कराची चलें? बिल्कुल जी, बिलाल ने हमें हाफजाबाद से मैसेज किया है और वो कहते हैं गुड मॉर्निंग, आदाब आदाब आदाब, फिट हैं, एनर्जेटिक हैं। हमारे हाफजाबाद में भी अब्रेकरम खुलकर बरस रहा है। वाह जी वाह। हाफजाबाद का मौसम इस वक्त बहुत ही हसीन है। ठंडे मौसम के साथ साथ आपके प्रोग्राम ने अलग ही रंग जमा लिया है। बहुत शुक्रिया। हाफजाबाद में अगर बारिश हो रही है और मौसम खूबसूरत है तो जी मज़ा आ गया ये सुन के। वेरी गुड जी। अब मैं जल्दी से आखिरी मैसेज पढ़ती हूँ। कबीर ने हमें चिश्तियाँ से मैसेज किया और वो कहते हैं सर ये तारीफ़ के बोल मैं नहीं मेरी दादी के हैं। आज आपकी शर्ट का कलर देखकर वाकई ही आम की याद आ रही है। मेरी दादी कह रही हैं आज मेरा पुत्र बड़ा ही सोना लगता पाया है, अल्लाह लंबी जिंदगी दे। दादी अम्मा थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी दुआएं चाहिए। हाँ जी, मैंने कहा वो आमों का सीजन है ना तो खुद भी जरा मैंगो बन के सिंदड़ी आम बन के जाऊंगा। फ्रेश है ना सुबह सुबह। तौसीक हैदर सिंदड़ी, आज मेरा ये प्लीज चलाने पट्टी इसके बाद। चलिए जी, अब मेरे ख्याल से चलते हैं बुक बडी की तरफ। बुक बडी की तरफ चलते हैं। शाहरुख नदीम, लेट्स सी हमारे लिए कौन सी किताबों की रिकमेंडेशन लेके आए हैं, इनसे मुलाकात करें और उसके बाद राइजिंग पाकिस्तान का सिलसिला जारी है। दोस्तों 2008 में दो इकोनॉमिस्ट डेविड ब्लॉन्च फ्लावर और एंड्रयू ऑसवर्ल्ड ने एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च को कंडक्ट किया। उन्होंने ये फाइंड करने की कोशिश की कि हमारी हैप्पीनेस यानी कि इंसान की खुशी का आखिर पैटर्न क्या होता है। उनकी फाइंडिंग बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने ये देखा कि हमारा जो लेवल ऑफ हैप्पीनेस है ना वो एक यू शेप की तरह नजर आता है। इसका मतलब यह है कि अपनी जिंदगी के आगाज में हम लोग बहुत खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है हमारी ये खुशी दुनिया के चैलेंजेस में खो के रह जाती है।
और ये जो पीरियड होता है ना दोस्तों, ये यूजुअली मिडिल एजेस में होता है, जब हमारी उम्र 30 से 50 साल के दरमियान होती है। और फिर जिंदगी के आखिरी हिस्से में जब हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे होते हैं, देन हैप्पीनेस मेक्स अ रिटर्न। हम लोग फिर खुशबाश हो जाते हैं। लेकिन व्हाई डज लाइफ हैज टू बी लाइक दिस? मैंने दोस्तों बड़ी रिसर्च की कि क्यों लोग 30 या 35 साल की उम्र में मिड लाइफ क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं। ये वही दौर होता है जब हमें एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, और हमारे जो बड़े बड़े इरादे होते हैं, जो जिंदगी को लेके बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, वो फैमिली को पालने के चक्कर में हमारे जहन में ही दफन होके रह जाते हैं। और अगर आप मिड लाइफ क्राइसिस को डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैं आपको ये किताब रेकमेंड करूंगा, मिड लाइफ, जिसको लिखा है किएरन सेटिया ने। ये बुक बड़ी ही डिटेल में इस अजीबो गरीब फिनोमेना के बारे में बात करती है। इस किताब की मदद से मिड लाइफ क्राइसिस को थोड़ी और गहराई में समझते हैं। ये है दोस्तों 19वीं सदी का फेमस ब्रिटिश फिलोसोफर जॉन स्टुअर्ट मिल। मिल एक बड़ा जीनियस था जिसने सिर्फ 3 साल की उम्र में कदीम यूनानी फलसफा पढ़ना शुरू कर दिया था। 7 साल की उम्र में ही वॉज रीडिंग प्लेटो। यही वजह है कि उसको अपनी जिंदगी में मिड लाइफ क्राइसिस का बहुत जल्दी सामना करना पड़ा। अच्छा, अब जब मिल साहब मिड लाइफ क्राइसिस का शिकार हुए तो उन्होंने कॉन्टेम्पलेट करना शुरू किया, सोचना शुरू किया कि किस तरीके से इस डिप्रेशन से निकला जाए। मिल ने यह दरियाफ्त किया कि उसका सिर्फ अपने आप को खुश रखने की ख्वाहिश ही उसको सबसे ज्यादा डिप्रेस कर रही थी, परेशान कर रही थी, सैड कर रही थी। उसने ये रियलाइज किया कि वो लोग जो हमेशा खुश रहते हैं वो अपने आप की खुशी की बजाय किसी ऐसी चीज में अपना ध्यान लगाते हैं जिसके बारे में वो पैशनेट हों, ऑब्सेस्ड हों, और फिर वही चीज इनडायरेक्टली उन्हें हमेशा खुश रखती है। यहां पर मुझे डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल की शोर आफाक किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग याद आ रही है, जिसमें उन्होंने लोगोथेरेपी के कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया था। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल का यह मानना था कि वो लोग हमेशा खुश रहते हैं जो किसी न किसी प्रोग्रेसिव परसूट में रहते हैं, हमेशा किसी स्ट्रगल के पीछे भागते हैं। उनकी जिंदगी का कोई मकसद होता है और उस मकसद के पीछे एक रिलेंटलेस, एक परपेचुअल स्ट्रगल होती है जो हमेशा जारी रहती है, और उसी स्ट्रगल के अंदर सारी हैप्पीनेस छुपी होती है। किसी और दिन जॉन स्टुअर्ट मिल को अपने मिड लाइफ क्राइसिस को लेके एक और रियलाइजेशन हुई। हुआ कुछ यूं कि एक दिन वो विलियम वर्ड्सवर्थ की रोमांटिक पोएट्री पढ़ रहा था, एंड ही वाज एब्सोल्युटली स्टन्ड बाय द ब्यूटी ऑफ हिज पोएट्री। उसने फाइनली ये रियलाइज किया कि इतने सालों से वो जिंदगी के ये जो छोटे छोटे प्लेजर्स थे इनको इग्नोर कर रहा था। वो एक सोशल रिफॉर्मर था, दुनिया बदलना चाहता था, बड़ी सोच का आदमी था। और जब इंसान का विजन इतना बड़ा होता है ना, तो वो जो जिंदगी की छोटी छोटी ट्रिवियल रियलिटीज हैं उनको इग्नोर कर देता है। मिल को फाइनली इस बात का एहसास हुआ कि जिंदगी की ये जो छोटी छोटी खुशियां हैं इनका प्रॉब्लम सॉल्विंग से कोई ताल्लुक नहीं है। हर वक्त आप किसी प्रॉब्लम के पीछे नहीं भाग सकते, हर वक्त आप अपने विजन के गुलाम नहीं रह सकते। ये जो जिंदगी के माइन्यूट इवेंट्स होते हैं ना, जैसे कि अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना, कोई भी रिक्रिएशनल इवेंट पर चले जाना, पिकनिक पे जाना, सनराइज या सनसेट को देखना, या समंदर किनारे बैठ जाना, इन प्लेजर्स को जरूर एंजॉय करना चाहिए। इससे आपकी एंजाइटी कहीं ना कहीं किसी हद तक कम होती है। मिड लाइफ क्राइसिस का शिकार लोग हमेशा पास में रहते हैं। वो हमेशा अपने माजी के बारे में सोचते रहते हैं कि काश उस वक्त मैं वो डिसीजन ले लेता, या काश उस वक्त मैं ये फैसला ना करता तो आज हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। हमारी साइकोलॉजी का एक और बड़ा मसला है कि जब हम लोग सोचते हैं ना कि काश उस वक्त मैं वो फैसला कर लेता, तो हम इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि उस फैसले में भी तो रिस्क होता और उसके अपने असरात, अपनी इम्प्लीकेशंस होती। लिहाजा मेरी आप लोगों को ये एडवाइस है या सजेशन है कि अपनी जिंदगी को थोड़ा सा चैनलाइज करें, अपनी जिंदगी में पॉजिटिव हैबिट्स को क्रिएट करें। वो मैं कहता हूं ना कि फर्स्ट यू मेक हैबिट्स एंड देन योर हैबिट्स मेक यू। जब आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव हसल होगी, एक पर्पस होगा, एक मीनिंग होगी, एक एंकर होगा, तो ये मिड लाइफ क्राइसिस व्राइसिस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस चीज के बारे में आप लोगों ने आज लाजमी सोचना है।